हाँ। आरएसएस तो पता नहीं, लेकिन सावरकर तो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों की भर्ती करवा रहे थे ब्रिटिश फौज में। और उन्होंने हम्म। यहाँ तक कहा कि सुभाष चंद्र बोस अगर यहाँ आ गया, तो उससे लड़ने के लिए जो ब्रिटिश फौज आगे बढ़ेगी, उसके लिए मैं लोगों को उसमें भर्ती करवा रहा हूँ। तो उस समय तो आरएसएस और आरएसएस का कोई राजनैतिक दल नहीं था तब तक। तो हम्म। आरएसएस और हिंदू महासभा तो एक साथ ही काम करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस कितना अलग थे इन लोगों से। जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनसे कितनी अलग उनकी सोच थी, क्योंकि वो मतलब झांसी की रानी को भी अपने झंडे में डाल सकते थे, झांसी का जो सिम एम्ब्लम था वो डाल सकते थे, या और भी कुछ डाल सकते थे, बहुत सारे उनके सामने विकल्प थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके टीपू सुल्तान के छलांग मारते हुए शेर को चुना। ये एक उनके अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों के प्रति जो उनका सम्मान था, और टीपू सुल्तान के प्रति खास तौर से ये उसको दर्शाता है। ये बहुत, मैं समझती हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो आज के दिन उन्होंने एक अपना मंत्रिमंडल कायम किया और अपना एक झंडा कायम किया, और वो झंडा भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो कांग्रेस का झंडा है, 3 रंग का तिरंगा झंडा। लेकिन बीच में उसके जहाँ पर चरखा है कांग्रेस का, इन्होंने टीपू सुल्तान का शेर, अंग्रेजी में छलांग मारता हुआ शेर जो है, जो टीपू सुल्तान के मतलब उस पर था, झंडे पर, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। 80 बरस पहले आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा हुई। बीजेपी आरएसएस बहुत ही डंका पीटती है सुभाष चंद्र बोस के नाम का। क्या उनके दर्शन, उनके फिलॉसफी में विश्वास करती है या सिर्फ वोट की राजनीति में नाम लेती है और डंका पीटती है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए सुभाषिनी जी से बेहतर कौन हो सकता है? आज 21 अक्टूबर आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा, उसके पीछे क्या दर्शन था, क्या रणनीति थी, क्या फिलॉसफी था, ये सब समझना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है वैसे समय में जबकि आरएसएस बीजेपी देश को रूल कर रही है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को थोड़ा समझा दे। स्वागत है मैम जी, नमस्कार। धन्यवाद। तो चलिए, इनिशियल जय इंट्रोडक्शन हिंद। हमने कर दी है और आपको बोलना है। आज के दिन तो 80 साल पहले पहली बार शायद भारत के नाम पे एक आज़ाद सरकार की घोषणा की गई थी, जबकि भारत आज़ाद नहीं था तब तक। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना, जिसमें 40,000 लोग थे, उसको कायम की थी सिंगापुर में। और उनको उम्मीद थी कि कई देश उनको मान्यता देंगे, और इससे जो उनकी लड़ाई है, उसको एक तरह से एक एक अलग, मतलब ये, क्योंकि बाकी भी कुछ लोग लड़ रहे थे जर्मनी के साथ, जापान के साथ, लेकिन एशिया में, लेकिन उनमें से कोई भी, किसी का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व इस तरह से नहीं था। वो दिखाना चाहते थे, मुझे लगता है कि हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और हम लोग मदद ले रहे हैं लोगों की, लेकिन हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अपना थोड़ा-सा वो, मुझे लगता है ये प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा करके इसको साबित करना चाहते थे। और उसमें एक दिलचस्प बात ये है कि उसके अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, तो फिर आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक तय करेंगे कि उनको कैसी सरकार चाहिए, और वो अपनी सरकार को चुनेंगे, और हम निश्चित तौर पर उनकी जो भावनाएँ हैं, उनका पूरा सम्मान करेंगे। तो ये बात भी उन्होंने जोड़ा, ये अच्छी बात है, मुझे लगता है। तो आज के दिन उन्होंने एक अपना मंत्रिमंडल कायम किया और अपना एक झंडा कायम किया, और वो झंडा भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो कांग्रेस का झंडा है, 3 रंग का तिरंगा झंडा। लेकिन बीच में उसके जहाँ पर चरखा है कांग्रेस का, इन्होंने टीपू सुल्तान का शेर, अंग्रेजी में छलांग मारता हुआ शेर जो है, जो टीपू सुल्तान के मतलब उस पर था,
झंडे पर, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और ये मुझे लगता है प्रतीकात्मक है एक मामले में, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हमारी लड़ाई कितनी पुरानी है। लेकिन इसके साथ-साथ टीपू सुल्तान का जो उन्होंने चुनाव किया, तो वो इस बात को मान्यता दे रहे थे कि अंग्रेज भी टीपू सुल्तान को ही अपना सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी मानते थे। और जब उन्होंने उसको मारा और उसकी जान भी ले ली, तो बड़ा जश्न मनाया। और उनको लगा कि अब उनके रास्ते को रोकने वाला कोई बचा नहीं है भारत में। ये हम मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि आज जो लोग हमारे देश के शासक बने हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान पर एक जब टीवी सीरियल बन रहा था तो उस पर बहुत आपत्ति की। खैर वो बनी, लेकिन उस तब वो सरकार में नहीं थे। लेकिन अब उनकी पूरी कोशिश है, पूरा उनका प्रयास है कि वो टीपू सुल्तान को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि वो मुसलमान थे। और पूरी उन्होंने मतलब बातों को जड़ी है कि उन्होंने हिंदुओं को मारा, काटा। अब जब 2 फ़ौजों के बीच में लड़ाई होती है, तो कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग काटे जाएँगे। टीपू सुल्तान की फ़ौज में भी हिंदू थे, जिनसे वो लड़ रहे थे उसमें भी हिंदू थे, दोनों तरफ मुसलमान भी थे। वो कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे थे। वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ जिस तरह से उसको पेश करते हैं कि मलबार में उन्होंने हिंदुओं को का कत्लेआम किया और मंदिर तोड़े और ये किया, वो किया, लेकिन जो उनके अंदर साम्राज्यवाद के खिलाफ जो भावना थी, जो ब्रिटिश हुकूमत को हटाने की जो भावना थी, इसको वो बिल्कुल भूल जाते हैं, इसको वो नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं। और केवल एक हिंदू-मुस्लिम जो उनका पूरा खेल है कि पूरे देश के इतिहास को हिंदू और मुस्लिम में ही बाँटना है, उसका वो हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कितना अलग थे इन लोगों से। जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनसे कितनी अलग उनकी सोच थी, क्योंकि वो मतलब झाँसी की रानी को भी अपने झंडे में डाल सकते थे, झाँसी का जो सिम एम्ब्लम था वो डाल सकते थे, या और भी कुछ डाल सकते थे, बहुत सारे उनके सामने विकल्प थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके टीपू सुल्तान के छलांग मारते हुए शेर को चुना। ये एक उनके अंदर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वालों के प्रति जो उनका सम्मान था, और टीपू सुल्तान के प्रति ख़ास तौर से ये उसको दर्शाता है। ये बहुत, मैं समझती हूँ, महत्वपूर्ण बात है। और शायद इसीलिए आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हर मौके को मतलब इस्तेमाल करती हैं ट्वीट करने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए, उन्होंने आज के दिन जो आज़ाद हिंद जो सरकार आज बनी 80 साल पहले, पहला इस देश की पहली आज़ाद सरकार, उसको उन्होंने उस मौके पर उन्होंने कोई बधाई नहीं दी है। और सुभाष चंद्र बोस जिसको वो अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आज उनको भी याद नहीं किया है। तो आज के दिन 80 साल पहले आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस हाँ। आरएसएस तो पता नहीं, लेकिन सावरकर तो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों की भर्ती करवा रहे थे ब्रिटिश फ़ौज में। और उन्होंने हुँ, यहाँ तक कहा कि सुभाष चंद्र बोस अगर यहाँ आ गया, तो उससे लड़ने के लिए जो ब्रिटिश फ़ौज आगे बढ़ेगी, उसके लिए मैं लोगों को उसमें भर्ती करवा रहा हूँ। तो उस समय तो आरएसएस का कोई राजनैतिक दल नहीं था तब तक। तो हुँ, आरएसएस और हिंदू महासभा तो एक साथ ही काम करते थे। तो आरएसएस को चूँकि भारत की आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं था, हुँ, तो हुँ। वो मुझे नहीं लगता उस समय उनका कोई इस पर, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी है। लेकिन सावरकर की बहुत सारी प्रतिक्रिया हैं। वो तो सुभाष चंद्र बोस से चिढ़ते थे। आजकल ये भाजपा वाले एक बात झूठ फैला रहे हैं कि सावरकर ने नेताजी को राय दी कि तुम विदेश जाकर के लड़ो। मतलब ऐसी राय वो क्यों देते? उन्होंने वो पेंशन ले रहे थे अंग्रेज़ों से, पूरी तरह से उन्होंने घोषणा कर दी थी, प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं आखिरी दम तक अंग्रेज़ों की सेवा करूँगा। कैसे कोई सोच सकता है कि वो ऐसी राय देंगे कि तुम जाओ बाहर और इनसे लड़ो? ये बिल्कुल झूठ बात है। सावरकर ने चंदा किया, लोगों को भर्ती किया ब्रिटिश फ़ौज में, और वो सुभाष चंद्र बोस से तो चिढ़ते थे।
वो हुँ, उनको हिंदू जिहादी कहते थे और ये कहते थे कि ये तो आदमी हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेता है। और उन्होंने इतिहास की भी कुछ बातें बताई और ये कहा कि आप देखिए इसने आज़ाद हिंद फ़ौज का क्यों नाम रखा है। ये स्वतंत्र मतलब भारतीय सेना भी रख सकता था, लेकिन ये उर्दू का इस्तेमाल करता है। उनका मोट्टो था इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी, इससे भी उनको बहुत चिढ़ थी कि ये कहाँ से शब्द निकाल कर के लाए हैं। तो वो तो घनघोर विरोधी था नेताजी का और नेताजी उतने ही उनके विरोधी थे। उन्होंने कहा था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने कि अगर कोई भी कांग्रेस का सदस्य मुस्लिम लीग या महासभा का सदस्य बनता है तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। और अपने लोगों से बंगाल में उन्होंने कहा था कि हिंदू सभा वाले अगर आम सभाएँ करें तो उनका मंच तोड़ दो, क्योंकि ये ज़हर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। हुँ। तो आज तो बीजेपी मतलब को-ऑप्ट करना चाहती है सुभाष चंद्र बोस को। तो ज़रा हमारे दोस्तों को सुभाष चंद्र बोस के फिलॉसफी को बताइए ज़रा आइडिया कैसे वो आरएसएस के आइडियोलॉजी से कितना अपार्ट दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। आप एक-एक चीज़ उनकी देखिए जब तक वो भारत जी। में थे तब तक वो मतलब एक सेक्युलर पार्टी यानी जो कांग्रेस पार्टी थी, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उन्होंने बंगाल के अंदर जो उनके नेता थे वो सीआर दास थे और सीआर दास बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए कट्टरपंथी सेक्युलरिस्ट थे और नेताजी 1 साल के लिए मेयर बन गए, वहाँ कहते थे उसको मेयर इन काउंसिल कलकत्ते के। हुँ, हुँ। वो कलकत्ते की आबादी उस समय मेरे ख़्याल से 1/6 हिस्सा उसका मुस्लिम था। वो पार्टीशन से पहले की बात है। जी, तो जी। उन्होंने निकाला लिस्ट कि कितने जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं कॉर्पोरेशन के, तो कितने मुसलमान हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही कम उनकी संख्या थी। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब जो हमारी भर्ती होगी, वो मुसलमानों को तरजीह देगी जब तक कि उनकी संख्या नौकरी में 1/6 तक पहुँच नहीं जाती है। मतलब जी, जी। रिज़र्वेशन उनको उन्होंने दिया। तो कोई भाजपाई या कोई संघी क्या इसका समर्थन कर सकता है? ये तो उनके लिए मतलब हुँ, विषैली बात है बिल्कुल कि मुसलमानों को नौकरियों में जगह मिलनी चाहिए। तो हर चीज़ में उनका इसी तरह का दृष्टिकोण था। जब वो वहाँ पहुँचे सिंगापुर में, तो उन्होंने तय किया था कि वो जो हाँ, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे वो चंदा इकट्ठा करेंगे ताकि पूरी तरह से उनको जापानियों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्होंने फ़ौज के लिए भी वहाँ के सिविलियंस जो थे भारतीय मूल के, उनको भी रिक्रूट किया और महिलाओं को भी रिक्रूट किया। तो जी। एक वहाँ पर जो चेटियार लोग हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर था, उनके पास बहुत पैसा था। तो वो गए नेताजी से मिलने, तो उन्होंने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा तुम आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आपके मंदिर के बाहर तो आपने एक साइन बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ दूसरे धर्म और जो तथाकथित छोटी जातियाँ हैं, उनके लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे पास मत आइए, मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। उनको भगा दिया। तो वो बड़े दुखी हुए और वो तो गए थे उनको इनवाइट करने दशहरे के उत्सव के दौरान उनको बहुत बड़ा चंदा वगैरह देने के लिए। फिर उन्होंने मीटिंग की और फिर वहाँ गए, तो वो फिर नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा, "आप हमारी बात सुन लीजिए, हमने मीटिंग की है, वो बोर्ड हमने हटा दिया है और आज के बाद कोई भी, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसका प्रवेश हमारे मंदिर में अ, अलाउड होगा, उसको रोका नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ आइए, हम आपको देना चाहते हैं कुछ।" उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं आता हूँ।" तो वो अपने 3 अफ़सरों को लेकर के गए, उनमें 2 मुस्लिम थे, 1 हिंदू थे और वो सब गए और उनको मतलब जो उन्होंने स्वागत किया तो टीका लगाया, उन लोगों के भी टीका लगाया तो वो थे तो हिंदुस्तानी में उन्होंने कोई उस पर आपत्ति नहीं की। सब लोग अंदर चले गए और फिर उन्होंने नेताजी को सोने के साथ और आभूषणों के साथ और सिक्कों के साथ अलग-अलग तौला, बहुत बड़ी रकम उनको दी और जैसे ही वो निकलने लगे उनके सामने, उन्होंने वो टीका पोंछ दिया और उन्होंने कहा कि ये टीका और ये वर्दी
ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए ये टीका और ये वर्दी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ऐसा करने वाले आज के भारत में भी कितने लोग हैं? हुँ, कितने लोग हैं जिनके इतना कमिटमेंट है? हो सकता है उस ज़माने में नेहरू का रहा हो, उसके बाद से तो मैं जो तथाकथित बड़े नेता उनमें तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हुँ, तो ये उनके अंदर था। फिर जब उनकी फ़ौज गई बर्मा के अंदर प्रवेश किया, तो सबसे पहला काम उन्होंने बर्मा पहुँचने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के मज़ार पर वो गए और वहाँ उन्होंने चादर चढ़ाई और उन्होंने एक तरह से वहाँ वचन दिया कि अगर मैं कभी भी भारत लौटा, तो मैं आपके अवशेष को अपने साथ लेके जाऊँगा और सम्मानजनक तरीके से आपके जो पूर्वज हैं, उनके बीच में लाल किले में आपको मैं आपके अवशेष को दफनाऊँगा और पूरे सम्मान के साथ भारत में आपका स्वागत होगा। तो उनके हुँ, बाद भी किसी भारत के नेता में हिम्मत नहीं हुई है, बहादुर शाह ज़फ़र के अवशेष को लौटाने की। लाना चाहिए लेकिन देखिए कोई लाता है कि नहीं, लेकिन ये उनका कमिटमेंट था। तो हर बात में फिर वो मतलब ये कि अ, अलग खाना फ़ौज में भी अलग खाने की बहुत परंपरा थी। वो जी। उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ये अलग खाना, अलग पकाना, ये कहने लगा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। एक साथ खाना पकेगा, मैं भी बिल्कुल वही खाना खाऊँगा, जो मेरे फ़ौज के लोग खाते हैं। जब भी मुझे हुँ, समय मिलेगा, मैं उनके बीच में जाकर बैठ के खाऊँगा और बाकी भी सब लोग एक साथ खाएँगे। तो ये हुआ वहाँ। हुँ, और इन्हीं सब चीज़ों जी, से मेल-भाव पैदा होता है जब आप एक साथ बैठेंगे, खाएँगे, सोएँगे, लड़ेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, तो इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब लाल किले में बहुत सारे आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिक बंद थे, तो गांधी जी उनसे मिलने गए। तो हुँ, उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई हम जिस देश के लिए लड़ रहे थे वो तो हमको मिला नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो अजीब हुँ, बात है, यहाँ आते हैं लोग हिंदू चाय बेचते हैं, मुस्लिम चाय बेचते हैं, हिंदू पानी बेचते हैं, मुस्लिम पानी बेचते हैं। तो ये तो सब नेताजी ने हम लोग को नहीं सिखाया। तो फिर उन्होंने पूछा फिर तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा हम लोग दोनों चाय के पतीलों को एक में उड़ेल के कहते हैं हिंदुस्तानी चाय, पानी को उड़ेल के कहते हैं हिंदुस्तानी पानी और लोगों को कहते हैं अब इन शब्दों का प्रयोग मत करो। तो गांधी जी ने इस बात को माना कि ये सुभाष चंद्र बोस की बहुत अ, का बड़प्पन था कि उन्होंने अपनी फ़ौज में हिंदू-मुस्लिम की भावना को बिल्कुल ही निकाल दिया, बिल्कुल ही खत्म। जी और तो आजकल आज हिंदू का दिन बनाम हम लोग को मुस्लिम याद राजनीति करना है चाहिए। ना? अब मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये अब आप सोचिए 1918 की बात होगी, तो जब वो पढ़ते थे कटक में और अगर आप जानते हैं वो सब बड़े जातिवादी इलाके हैं हमारे देश के। हुँ, तो एक लड़का पढ़ता था जो दलित समाज का था, वो बहुत बीमार पड़ गया। तो ये उनके उसके कमरे में जा कर के रहे, ज़मीन पर सोए इसके बगल में और पूरी जो उसकी तीमारदारी थी वो सुभाष ने की। बिना किसी को बताए, बिना डंका पीटे। ये उनके भाई ने हुँ, बाद में बताया। तो अगर इन चीज़ों को आप देखें तो ये छोटी बातें नहीं है हमारे समाज को देख, हुँ, बहुत बड़ी बातें हैं। तो इस तरह से इस तरह के आदमी को इन कारणों से याद करना चाहिए। ये नहीं कि वो कोई भगवान थे या जैसे कि हम लोग बहुत हाँ, जल्दी अम्बेडकर को भी भगवान बना देते हैं, बुद्ध को भी बना देते हैं, नेताजी को भी बना देते हैं। तो भगवान ना बना हुँ, कर के उनके काम से, उनकी बातों से कुछ सीखें वो बेहतर होगा। जी, शुक्रिया मैम और दोस्तों अम्बेडकरनामा इस तरीके से लेकिन एक बात तो आप मैं नेताजी इस को याद कर इसको रहा है। छूट जी, गई जो मुझे बतानी है और कि हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, दूसरे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग, वो तो सब उनका जो था, कई लोगों का इस तरह का नज़रिया होता है। लेकिन महिलाओं को लेकर के जो उनका नज़रिया था, वो भी बिल्कुल अनोखा था। बहुत हुँ, कम हुँ लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने एक फ़ौज की टुकड़ी महिलाओं की बनाई हो उस ज़माने में और उनको और आपकी हथियार माँ की हेड पूरी थी। ट्रेनिंग दी हो। मेरी आपकी माँ माँ थी उसमें हेड थी, जी, लीड कर रही उसकी थी। लीडर थी। लेकिन वो दिल से इस बात को मानते थे कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का उनका हक है, ये देने की बात नहीं है, ये उनका हक है। तो ये भी जी, उनसे सीखने की ज़रूरत है। जी। जी, जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया।
और दोस्तों इस तरह से अम्बेडकरनामा नेताजी को याद कर रहा है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया।